पहला प्रश्न देखेंगे, डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है पृथ्वी की मोटाई मापने में, ऑप्शन बी में हीरे की मोटाई मापने में, ऑप्शन सी में ओजोन परत की मोटाई मापने में और ऑप्शन डी में शोर के मापन में। तो इसका सही आंसर होगा ओजोन परत की मोटाई में। डाबसन जो यूनिट है वह ओजोन परत जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है उसकी कितनी मोटाई है उसे मेज़र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह एक आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो अगले प्रश्न में क्या है कि आपको दो तरह के सेंटेंस दिए हुए हैं, कथन ए और कथन बी, और आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि कथन ए कथन बी सही है, कथन ए सही है कथन बी गलत है, कथन ए गलत है कथन बी सही है, या फिर दोनों गलत है। तो इस टाइप के भी प्रश्न अब पूछे जाते हैं। तो यह कुछ उसी टाइप का प्रश्न है। तो इसमें पहला कथन जो है वो लिखा है, नमक और बर्फ़ के मिश्रण से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। मतलब कि नमक और बर्फ़ को जब हम मिला देंगे तो तापमान डाउन हो जाएगा, ऐसा इस कथन का कहना है। तो यह सही है। आप जो देखते होंगे जो ठेला पे आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वही हिमकारी मिश्रण को रखते हैं। नमक और बर्फ़ को आप उसको चूर लेते हैं और नमक और बर्फ़ को मिलाते हैं तो फिर तापमान और नीचे चला जाता है, वो -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में है कि नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो यह कथन सही नहीं है, यह कथन गलत है। तो इसका आंसर जो होगा कि कथन ए सही है और कथन बी गलत है। इसी क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदल सकता है, जिसको असर्शन और रीजनिंग कहते हैं। असर्शन मतलब कोई एक कथन दे दिया और रीजनिंग मतलब कि उस कथन को क्या यह रीज़न सही तरह से साबित कर पा रहा है या नहीं। तो वैसे में होता कि असर्शन सही है, मतलब जो कथन कह रहा है, जो सेंटेंस कह रहा है वो सही बात कह रहा है, लेकिन उसके बदले में जो रीज़न दिया गया है वह रीज़न गलत है। तो यह एक प्रश्न आसान ही होता है, लेकिन बस प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति अब थोड़ी सी बदल रही है, तो उस कारण प्रश्न जितने कठिन होते उससे ज़्यादा कठिन वो लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन ए में है गैस में द्रव, बी में है द्रव में गैस, सी में है गैस में ठोस और डी में है द्रव में द्रव। तो यहाँ पे मिक्सचर की बात की जा रही है। आपने विभिन्न प्रकार के मिक्सचर के बारे मिश्रण के बारे में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे कोहरा यानी कि कुहासा के बारे में दिया हुआ है। तो कुहासा एक किस टाइप का मिश्रण है। कुहासा असल में होता क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सभी गैस हमारे वायुमंडल में हैं और इसमें जल के छोटे छोटे बूंद लटके हुए रहते हैं, इसी को हम लोग कुहासा कहते हैं। यानी कि गैस में द्रव का ही सस्पेंशन को हम लोग कोहरा कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे मन में एक सवाल आना चाहिए कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द्रव में गैस। हम गैस में द्रव या द्रव में गैस, क्या ये दोनों सेंटेंस में अंतर है? तो जी, इस दोनों सेंटेंस में अंतर है। यह कुछ ऐसा ही है कि आप जब केमिस्ट्री में कभी लैब वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे आपको कहा गया हो कि डाइल्यूट कीजिए किसी सॉल्यूशन को। तो डाइल्यूट करने के दो ऑप्शन हैं। अब मान लीजिए इसमें आपको एसिड दिया हुआ है और इसमें आपको पानी दिया हुआ है, तो आपने इस एसिड का जाल लिया और पूरा इसमें पानी मिला दिया। एक ऑप्शन ये हो सकता है। या फिर दूसरा मिलाने का ये ऑप्शन रहता है कि इसमें आप पानी लिए और थोड़ा थोड़ा करके एसिड डाल रहे हैं। तो सही या सेफ क्या रहता है कि इस पानी में हम लोग एसिड मिलाना, ऐसे करके हम लोग डाइल्यूट करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट एसिड ज़्यादा एसिड में और डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का खतरा है, हो सके थोड़ा सा हानि भी हो जाए शरीर को। तो इस कारण डाइल्यूट करने के लिए हम लोग पानी में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एसिड मिलाते हैं, न कि एसिड में पानी मिलाते हैं। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल इस जो प्रश्न का सही आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, गैस में द्रव, यानी कि एयर में वाटर लिक्विड के फॉर्म में सस्पेंडेड रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला है
सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, बी में है बर्फ़ का गलन और सी में है दुग्ध आस्कंदन। और उसके बाद फिर हमको 4 कथन दिए हुए हैं कि ए और बी सही है, सिर्फ सी सही है, तीसरा में है कि सभी सही हैं और चौथा में कि कोई भी सही नहीं है। तो पहले तो हम लोग इन तीनों को समझना पड़ेगा। NaCl का क्रिस्टल मतलब क्या? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल मतलब कुछ नहीं, ये सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड ही, यहाँ पे क्रिस्टल से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा में है बर्फ़ का गलन, यानी कि बर्फ़ का गलना। तो बर्फ़ का गलना एक फिजिकल चेंज है, यह किसी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं है। और सी में है दूध आस्कंदन, यानी कि दूध का खट्टा हो जाना। अगर हम दूध नहीं उबाले हैं या बहुत देर तक बिना उबाले रख दें तो वो खट्टा हो जाता है, उसके बाद फिर दूध फट जाता है। तो यह एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा 2 ओनली सी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बाकी ए और बी यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह दोनों फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ मैट्रिक्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, पेरिकॉन्ड्रम और मैक्सिला। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं? यहाँ पे मांसपेशियों की बात की जा रही है। ऑप्शन में दिया हुआ है पीठ में, जांघ में, गर्दन में और हाथ में। तो सबसे मजबूत हड्डी तो हमारे जांघ में होती है, फेमर बोन। लेकिन सबसे मजबूत मांसपेशियां हमारे पीठ में होती हैं। सबसे अधिक मांसपेशियां भी पीठ में होती हैं 128, और सबसे मजबूत मांसपेशियां भी पीठ में होती है। इस कारण आप लोग को बचपन में जब सर कभी पीटते होंगे तो वो पीठ पे ज़्यादा पीटते होंगे, क्योंकि वहाँ की मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निलंबन कणों का आकार होता है। तो ये एक फैक्चुअल डाटा, ये आपको रटना पड़ेगा और इसका सही आंसर होगा बी, 10⁻⁵ to 10⁻⁷ सेंटीमीटर आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों के बाध्य कंकाल का उदाहरण क्या है? यानी कि स्तनधारियों के जो एक्सोस्केलेटन है उसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कशेरुकी दंड, बी में है त्वचा, सी में है हाथ और डी में है नाखून, बाल एवं खूर। तो जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें हम लोग एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में अंतर ये होता है कि एक्सोस्केलेटन शरीर से बाहर होता है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। लेकिन शरीर से बाहर क्या वो अलग एग्जिस्ट करता है? तो नहीं। एक्सोस्केलेटन ये ऐसा आप समझ सकते हैं कि जिनमें किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं होता। उनका एक फंक्शनल रोल तो होता है, कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन उनमें सेंसेशन की कमी होती है। जैसे कि नाखून हो गया हमारा, बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं तो किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। लेकिन अगर कोई ज़ोर से मार दे तो अंदर की हड्डी में जब दर्द लगता है तो काफ़ी दर्द होता है। तो एक पहचानने का जो सबसे अच्छा बिंदु है वह है कि आप पेन को फील कर सकते हैं। अब कोई भी जानवर है उसका आप खुर काट देते हैं या घोड़ा के खुर में नाल लगाते हैं तो उसको दर्द नहीं होता। हम लोग कभी नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होता। तो ये सब हमारे एक्सोस्केलेटन के उदाहरण है, यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र के यह उदाहरण है। कंकाल तंत्र का मतलब ही होता है जो शरीर को एक ढांचा प्रोवाइड करे, एक निश्चित आकार देने का काम करे। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाखून, बाल एवं खुर। आगे दिया हुआ पायस एक कोलाइड होता है। केमिस्ट्री में हम लोग इन सभी चीज़ को पढ़ चुके हैं और इसका सही आंसर होगा द्रव में द्रव का। द्रव में द्रव के मिश्रण को ही हम लोग पायस कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की। ऑप्शन ए में है एक्टोडर्म से, बी में है एंडोडर्म से, सी में है मीसोडर्म से और डी में है एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म से, और ई में कोई नहीं, एक से अधिक सही। क्योंकि आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, कोई भी नहीं। पेशी ऊतक का विकास
जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एस्टोडर्म, किसी में नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। तो आज का हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं।